जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, कभी दुनिया कहती थी जब चाइना छींकता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बुखार आ जाता है। आज सवाल ये है कि क्या चाइनीज इकोनॉमी खुद आईसीयू की तरफ बढ़ रही है। लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा के मुताबिक चाइना की जो इकोनॉमी है उसने अप्रैल और जो जून के क्वार्टर में सिर्फ 4.3% जो ग्रोथ है वो की है। ये पिछले जो साल रहे हैं 3 साल उसकी सबसे स्लो ग्रोथ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत एक्सपोर्ट नहीं बल्कि घर के अंदर की जो डिमांड है वो है। चाइनीज जो है वो कम खर्च कर रहे हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर अब भी जो है वो प्रेशर में है और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो वीक बना हुआ है। लेकिन असली सवाल अब जीडीपी का नहीं रहा है। असली सवाल है कि क्या चाइना की जो इकोनॉमी का जो मॉडल है वो थक चुका है। एक तरफ एआई, ईवीज और हाईटेक एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, दूसरी तरफ रिटेल स्पेंडिंग जो है वो स्लो हो रही है। रियल एस्टेट क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर जो है वो अभी भी बना हुआ है और लोकल गवर्नमेंट जो है वो डेट के बोझ तले दबी हुई है। तो क्या दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को अलग कहानियां जो है वो दो कहानियों में हम उसको जीते हुए देख रहे हैं। एक चाइना जो फैक्ट्रीज में एक पावरफुल है और दुनिया की फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, और एक चाइना जहां कंज्यूमर जो है वो खर्च करने से डर रहे हैं। और भारत के लिए भी सवाल है कि क्या चाइना की जो स्लो डाउन है वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या अगर चाइना जो धीमा पड़ा है तो पूरी ग्लोबल जो डिमांड है और सप्लाई चेन भी है वो प्रेशर में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं बरजैदी और आज की जो चर्चा है वो सिर्फ चाइना की इकोनॉमी पर नहीं बल्कि डिबेट इस बात पर होगी कि क्या कि अगर जो दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंजन जो है वो स्लो हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी की स्पीड कैसे बढ़ेगी और कौन बढ़ाएगा। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, 4.3% ग्रोथ, लेकिन जो कॉमन चाइनीज सिटीजन है उसकी जो इनकम और जो स्पेंडिंग है वो क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या ऐसा है जो कंज्यूमर है वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है? क्या ऐसा गलत हो रहा है जो दुनिया को नहीं नजर आ रहा है? देखिए अंबर जी, चाइना की जो जीडीपी है वो $20 ट्रिलियन की है। उनकी जो फर्स्ट क्वार्टर की जो ग्रोथ थी वो 5% थी। सेकेंड क्वार्टर की ग्रोथ उनकी 4.3% आई है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक चौंकाने वाला फिगर है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जो प्लेनरी सेशन है उसमें ग्रोथ टारगेट रखा था 4.5 से 5% के बीच में। और एक्सपेक्टेड भी था कि चाइनीज इकोनॉमी अराउंड 4.8 to 5% ग्रोथ करेगी। सडनली आप देखते हैं कि एक 0.5% जो है वो एक तरह से ग्रोथ रेट के एक तरह से फिजल हो चुकी है। और इसका जो बहुत दिनों से हम बोल रहे थे कि चाइना के अंदर कंजम्पशन डिमांड जो है वो कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट इतना स्टिमुलस देने के बावजूद भी चाइनीज जो है वो खर्चा नहीं कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि प्रॉपर्टी सेक्टर के जो क्राइसिस हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आपको भी मालूम है कि चाइना में 20 साल का उनका जो प्रॉपर्टी का गेन है उन्होंने एक तरह से खो दिया है। $20 ट्रिलियन का प्रॉपर्टी के अंदर नुकसान हुआ है अंबर जी। जो प्रॉपर्टी सेक्टर का बूम 2006 में चालू हुआ था, 2021 में पीक हुआ था और पिछले 5 साल में कंटिन्यूस गिरता जा रहा है और 2001 के फिगर में आ चुका है। और आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जब रेट नहीं बढ़ते हैं वो चाइना की इकोनॉमी के लिए एक तरह से डेथ वारंट है। जो प्रॉपर्टी सेक्टर है 30% जो चाइनीज ग्रोथ होती है जो उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और वहां पर देखिए सबसे बड़ी बात आई है कि इन्वेस्टमेंट जो है 18% कम हो चुका है। चाइनीज लोग जो है घर नहीं ले रहे हैं। अंबर जी देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर का अगर आप देखा जाए तो उसके अंदर एक चीज है कि बहुत सारे जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप देख लीजिए स्टील, सीमेंट, फिर बाद में बैंकिंग, फिर आप ये देखिए कंज्यूमर होम लोन फाइनेंस, ये सब एक तरह से इफेक्ट करते हैं। अब चाइना के अंदर क्रेडिट ऑफ टेक भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी हो रही है। अब वहां पर जो चाइनीज बैंक्स है वो ओवर लेवरेज है। और आप हमने देखा भी है कि एवरग्रांड, फैंटेशिया होल्डिंग, कंट्री गार्डन, वांके ग्रुप,
उन्होंने अपने ओवरसीज डेट को डिफॉल्ट कर दिया है। अंबर जी, इससे आप देखिए कि लोगों के हाथ में एक तरह से ग्रोथ के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह चुका है। देखिए, चाइना के अंदर 70% ऑफ चाइनीज वेल्थ इज इन द प्रॉपर्टी सेक्टर। मतलब आप सोचिए, अगर इंडिया के अंदर अगर अमेरिका के अंदर 70% उनका कैपिटल स्टॉक मार्केट में, चाइना के अंदर 70% उनका जो वेल्थ है वो उनकी प्रॉपर्टी सेक्टर में। प्रॉपर्टी सेक्टर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इससे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा क्राइसिस चालू हो चुका है और उससे बैंकिंग क्राइसिस भी चालू हो चुका है। लोग जो है एक तरह से अपने फ्यूचर को लेकर आश्वस्त नहीं है। अब वहां पर जैसे हम डिफ्लेशन देखते हैं, वहां पर जैसे हम इन्फ्लेशन देखते हैं, वहां पर डिफ्लेशन हो रहा है। और एक तरह से चाइना जो है डिपेंडेंट है ओवरसीज मार्केट के ऊपर। चाइना डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट्स भी कम होते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर में कम हुए हैं, एडिशनल कैपेसिटी जो है वो जनरेट नहीं हो रही है। अंबर जी, इससे आप समझ जाइए कि जो चाइना है वो अभी एक तरह से नीचे जा रहा है। वहां पर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो भी कम होती जा रही है। वहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1%, वो 1.2% तक आ चुकी है। वहां पर लोग जो एजेड पीपल है उनकी जो मात्रा है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। चाइना के अंदर एआई अडॉप्शन, ईवी व्हीकल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अंबर जी, सबसे अच्छी चीज चाइना के अंदर एक ही है कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो 5% ग्रोथ कर रहा है। लास्ट ईयर चाइना ने कम से कम एक्सपोर्ट किया अराउंड $3.6 ट्रिलियन और उन्होंने कुछ इंपोर्ट किया, मेरे ख्याल से 2 या $2.5 ट्रिलियन का उन्होंने इंपोर्ट किया है। तो उनका टोटल ट्रेड जो है वो $6 ट्रिलियन के ऊपर है। उनका जो सबसे बड़ा चीज है उनका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो उनका करंट अकाउंट सरप्लस जो उन्होंने एक्सपोर्ट से किया है, $1.1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट सरप्लस है। ये चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है। पर आपने अभी मुझे पूछा कि चाइनीज लोग ले क्यों नहीं रहे हैं, वेजेस बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि चाइना क्या करता है, अपने एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव बनाने के लिए वो उनकी गवर्नमेंट वहां की इंडस्ट्रीज को बोलती है कि आप कम दाम में बेचो, हम आपको एक तरह से एक्सपोर्ट क्रेडिट सब्सिडी दे देंगे, जितना आप कम बेचोगे, दाम में बेचोगे, वो जो घाटा है हम भरपाई करेंगे। तो इस तरह आप देखिए कि चाइना जो है डोमिनेट करता है वर्ल्ड मार्केट के ऊपर और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर भी बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो बहुत कम है ऑफ कोर्स। और रियल एस्टेट जो है वो मार्केट काफी है, उसमें क्राइसिस है। मिडिल ईस्ट कह रही हूँ, मिडिल क्लास जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो वेल्थ है, कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि हमारी वेल्थ जो है परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। लेकिन उमेश जी, सवाल ये है कि क्या जो स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट मॉडल था वो चाइना में मतलब अपनी उस लिमिट तक पहुंच चुका है, उसकी वजह से इस तरह के हालात हैं? आखिर क्या समस्या है जिसकी वजह से जो चाइनीज मॉडल है इकोनॉमी का वो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेट मीडिया कंट्रोल है तो चीजें उस तरह से बाहर नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इंडिकेशंस हमें मिलते रहते हैं। देखिए, चाइना के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पीपल आर नॉट श्योर ऑफ द फ्यूचर, दे आर नॉट श्योर ऑफ द फ्यूचर जॉब्स। इसके लिए वहां पर लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अंबर जी, गवर्नमेंट स्टिमुलस दे रहा है, वहां पर एक तरह से उनको जनरस टैक्स ब्रेक्स दे रहा है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो है कि वो 8.86 ट्रिलियन जो डॉलर्स है वो कंजम्पशन वो लेके आना चाहता है। उसके बावजूद भी चाइनीज जो है वो खर्चा नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपकी प्रॉपर्टी के भाव नीचे गिर रहे हैं, आपके रेंटल यील्ड्स नहीं आ रहे हैं, आपको ईएमआई भरना पड़ रहा है, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो खत्म होती जा रही है, फ्यूचर ब्लीक होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और एक तरह से आप देखिए इस टाइप के मॉडल के अंदर एक पूरी चाइनीज इकोनॉमी क्रम्बल हो रही है। मैंने बार बार आपको बोला कि चाइना के अंदर 51 गो सिटीज है। एक गो सिटी को बनाने के लिए उन्होंने $100 बिलियन उन्होंने खर्चा किया है। तो सोचिए, $5 ट्रिलियन की जो रियल स्टेट इन्वेंट्री है कोई लेना नहीं चाहता, टोटल बैड डेब्ट्स हो चुका है।
और आपने बरोबर बोला है, चाइना के अंदर जो अभी जो डेटा आ रहा है वो अभी तक फैक्चुअल नहीं है। और ये भी जो डेटा है चाइना की जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीज किया है 4.3%। एक्चुअल उनका जो ग्रोथ रेट है वो 2.3 या 3% है। ये कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिस्ट ने बोला भी था। तो ये एक दिखा रहे हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द चाइनीज ग्रोथ मॉडल। और ये जो ग्रोथ मॉडल है इट इज बिल्ट अपॉन अनसस्टेनेबल डिमांड, इट हैज बीन बिल्ट ऑन रियल स्टेट एक्सपेंशन। और इसमें आप ये देखिए कि जब होता है आपको रेवेन्यू मॉडल भी चाहिए। आपको आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपने बुलेट ट्रेन बना दी, पर उसको कोई यूज नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। और भारत के अंदर हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने लिया है वो सस्टेनेबल मॉडल पे चल रहा है। आप देखिए एक्सप्रेसवेज बनाई जा रही है यूपी और के हमारी अंदर। एक्चुअली सबसे बड़ी बात भारत की ये है प्लस पॉइंट कि हमारी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो उस पे बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। और उसी के रिवर्स हम चाइना में देख रहे हैं कि वहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, लोग कंज्यूमर खर्च ही करने को तैयार नहीं है। देखिए इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी कुछ अराउंड 60 to 65% जो कंजम्पशन करती है। चाइना के अंदर ये 30 to 40% है। और ऊपर से हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आवर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन 30% इन्वेस्टमेंट। चाइना के अंदर 40% वो रेशियो है। अगर वहां पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो न्यू जॉब क्रिएशन नहीं होता है। एक तरह से दो जो चाइना जो है पिछले 35 सालों में ये सबसे कम ग्रोथ रेट है। कोविड का छोड़ दीजिए, कोविड का एक क्वार्टर छोड़ दीजिए, उसके बावजूद देखा जाए तो 1991 से लेके 2026 में 4.3% ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड। और आप देखिए कि चाइना हमेशा जब वो ग्रोथ करता था 9%, 10%, 11% पे ग्रोथ करता था। और आज वही एक चाइनीज इकोनॉमी क्रम्बल हो रही है। उसकी जो इकोनॉमी है एक पैक ऑफ कार्ड्स के ऊपर बनी हुई है। और एक हल्का सा एक फाइनेंशियल स्टॉर्म आता है तो अंबर जी एक तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट होगा। लोग हमेशा बोलते हैं कि ग्रेट फाइनेंशियल रिसेट की बात करें उससे पहले मैं आपसे एक ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चाइना से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर चाइना स्लो हुआ तो जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि चाइना को हम बोलते हैं दुनिया भर की फैक्ट्री है, ग्लोबल फैक्ट्री उसको बोला जाता है, तो उसका क्या होगा? साथ ही जो कमोडिटी एक्सपोर्टर्स और इस पूरे उस पर इसका क्या असर आएगा? और ऑयल मार्केट, ऑयल की बात करें, मेटल्स की बात करें और शिपिंग मार्केट्स की बात करें, कितने वल्नरेबल आपको नजर आते हैं? देखिए अगर चाइना कहीं हद तक उसकी ग्रोथ रेट एक तरह से स्टैग्नेट होती है और गिरती है तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर कंजम्पशन जो होता है वो कम हो जाएगा मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स का। जिसके कारण वर्ल्ड ओवर जो है स्टील के, सीमेंट के, आयरन ओर के और जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स है सबके दाम जो है कम हो जाएंगे। क्योंकि पहले चाइना क्या करता था, वो अपने प्रोडक्शन के लिए 2-3 साल की इन्वेंट्री रखता था। पर जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो नया खरीदेगा क्यों? और इसके कारण आप देखेंगे कि जो प्राइसेस बढ़े वो धीरे धीरे करेक्ट होंगे। पर एक और एक चीज देखिए कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, अमेरिकन कंपनीज जो है चाइना से अपने आप को डीलिंग कर रही है। जापानीज इन्वेस्टर्स जो है वो भी चाइना से डीलिंग कर रहे हैं अपने आप को। जापानीज बैंक्स ने 20% अपनी शाखाएं जो हैं चाइना में बंद कर दी है। 40% जो डिसबर्समेंट है वो भी कम कर दिया है। दे आर प्रैक्टिसिंग चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी विच इंक्लूड्स इंडिया, इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको। आज एवरी अदर कंपनी वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम चाइना। देखिए चाइना के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, वहां पर डेटा सही नहीं है। और एक और एक चीज है, इंटेंस पावर स्ट्रगल भी चल रहा है चाइना के अंदर। किसी को नहीं मालूम कि जी जिनपिंग कितने दिन तक रहेंगे। देखिए जी जिनपिंग की भी उम्र हो चुकी है, वो 75 प्लस हो चुके हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सीसीपी के अंदर बहुत सारे फैक्शंस है, इनफाइटिंग चल रही है। और पिछले दिन आपने देखा कि चाइना के अंदर पर्ज भी हुआ था, शी जिनपिंग को हटाने के लिए भी एक तरह से मुहिम चल रही थी। तो सीसीपी के अंदर एक रैंकिंग, उनकी रैंक एंड फाइल के अंदर जो वहां के मेंबर्स है उनके अंदर भी डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है। और फ्यूचर में जो कंपनीज होती हैं जब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं तो वो एक सेफ बेट ढूंढते हैं। और इसी के कारण आप देखिए कि चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एक तरह से फिजल आउट हो रहा है। और हर सारी कंट्रीज के साथ हुआ है।
देखिए 1990 के अंदर जापानीज एक तरह से डोमिनेट करते थे, फिर चाइना का दौर आया। अब जो दौर आने वाला है वो बताया जा रहा है वो भारत, वियतनाम और मेक्सिको का हो सकता है। और ये ही एक बहुत बड़ी एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफिक है, डिविडेंड है, 67% हमारी जो पॉपुलेशन है इट्स बिलो द एज ऑफ 35। और ये एक तरह से ऐसी एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है जो कंफर्ट्स देखती है, वो मेटीरियलिस्टिक लिविंग देखती है, इवन क्रेडिट पे भी आईफोन ले लेंगे। अभी देखिए आईफोन 18 जो है सितंबर 9 को रिलीज होने वाला है, 1,80,000 1,90,000 का फोन होने वाला है। वहां पर भी हमारे जो धुरंधर है वो जाके लाइन में 17 घंटे खड़े होके, 20 घंटे खड़े होके क्रेडिट कार्ड पे लेंगे। ये ऐसी एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है हमारी। तो यहाँ पर कंजम्पशन है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो विदेशी कंपनियां इधर आएगी। तो इसके लिए एवरीबडी वांट्स टू बी इन इंडिया, दिस इज द रीजन। इंडिया को लेके उमेश जी मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो ये कि क्या भारत के लिए ये चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटजी है उसको एक्सेलरेट करने का मौका है, और साथ ही जो इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सप्लाई चेन में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए भी रेडी है? कई सारे बड़े सवाल निकल कर इससे आते हैं। देखिए अमर जी, आपने खुद ही बता दिया है कि पीएलआई स्कीम अभी लॉन्च की है। मोदी जी ने खुद 2 दिन पहले ही बताया था 1,25,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एलोकेट किया। अभी हम 28 नैनोमीटर की चिप्स बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 2 नैनोमीटर की चिप्स आपको बनाना है। डिजाइन, डेवलप और वो जो फैब्रिकेशन यूनिट्स है, पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर आपको तैयार करना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए 62,500 करोड़ has been given for mobile manufacturing। उसके बाद देखिए चाइना की कंपनी है वीवो, उसको हमारी जो कंपनी है डिक्सन के साथ, उसने यहाँ पर मोबाइल बनाने के लिए यहाँ पर प्लांट डाल रहे हैं। चाइनीज जो है अब भारत के अंदर प्लांट डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना इज नॉट प्रॉफिटेबल। वहां पर जो लेबर है वो महंगा होता जा रहा है और लोग जो है ब्लू कॉलर जॉब्स पे काम करना नहीं चाहते। इसमें इंडिया इज एन अपॉर्चुनिटी मार्केट प्लस अ ग्रोथ पोटेंशियल। आज भी हम 7% ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं, और चाइना का जो ग्रोथ रेट है ये उनकी एजेंसी ने बताया 4.3%, पर एक्चुअली मेरे ख्याल से तो 1 या 2% ही होना चाहिए। मैं वो डिस्प्यूट, वो तो बात की बात है, कभी और देखेंगे। पर आप ये देखिए कि ये जो डेटा बता रहा है कि एक तरह से चाइना जिस दिन डिफॉल्ट करेगा, जितने लोगों ने चाइना के अंदर पैसे लगाए हैं सबके पैसे डूबने वाले हैं। और ये एक तरह से सबसे बड़ा और पूरा इस डिस्कशन का क्रक्स ये है कि क्या आपको लग रहा है कि चाइना जो है वो टेम्परेरी स्लो डाउन जो है वो फेस कर रहा है, या फिर एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहा है? अंबर जी सिंपल सी बात बोलिए, वहां पर आप सस्ते में गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरे नेशंस को कैपेसिटी बिल्डिंग करने नहीं दे रहे हो। आपने रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर अपना आधिपत्य बना दिया है, भारत उसको तोड़ रहा है। पैक सिलिका इसकी के लिए बन रहा है। 4-5 साल के अंदर आपके पास पैरेलल एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे सी रूट्स को एक तरह से सेफ बनाने के लिए हम ग्रेट निकोबार टर्मिनल भी बना रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका को एक तरह से मिलिट्रीली हम उसको गार्ड भी कर रहे हैं। तो इंडिया नोस कि फ्यूचर में चाइना जो है भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो भारत स्ट्रेटेजिक एक तरह से आप देखिए इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है, जापानीज कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही है। और तो और देखिए डेटा सेंटर्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा चलन हो रहा है। एक और एक चीज आप देखिए कि डेटा सेंटर्स आएंगे तो यहीं पर अगर सेमीकंडक्टर बनते हैं, यहीं पे कंपोनेंट्स बनेंगे, तो ये एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। एक तरह से डेवलपमेंट आएगा, यहाँ पर जॉब्स मिलेंगे, यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, और इंडियंस अडेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है, चाइना के लिए डूम है। मानता हूं आज चाइना हमसे 50 साल है, पर वो 50 साल हमसे आगे जरूर है। मैं ये भी मानता हूं वहां की एजुकेशन सिस्टम जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अच्छा किया है,
पर वहां पर मार्केट नहीं है, वहां पर लोग जो है शादी नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली आपको मार्केट चाहिए, मार्केट आपके पास इंडिया में है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत एक तरह से डिमांडिंग पॉपुलेशन है। हमारे धुरंधर जो है आईफोन 18 भी 2 लाख रुपए में ले लेंगे ईएमआई में, ऐसे धुरंधर भारत के अंदर है। तो ये सब चीज विदेशी लोगों को चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरों अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से भी हमें कई सारी चीजें ऐसी देखने के लिए मिलती है कि जब अमेरिका स्लो डाउन होता है तो दुनिया जो है वो टेंशन में आ जाती है। और जब चाइना इस तरह से हमें स्लो होते हुए दिखता है तो फैक्ट्री से लेकर फाइनेंशियल मार्केट सब अलर्ट मोड में आ जाते हैं। लेकिन चाइना की जो कहानी है वो सिर्फ जीडीपी की कहानी नहीं है, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की कहानी है, ये प्रॉपर्टी क्राइसिस की कहानी है, ये एजिंग पॉपुलेशन की कहानी है, ये डेट और डिमांड के बीच की लड़ाई है। और भारत के लिए एक बड़ा मैसेज यहाँ पर ये है कि हर ग्लोबल क्राइसिस के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अगर चाइना की ग्रोथ स्लो पड़ती है तो भारत को सिर्फ खुश नहीं होना चाहिए, भारत को तैयार होना चाहिए फैक्ट्रीज के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ, स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ। क्योंकि ग्लोबल कंपनीज जो है वो सिर्फ चाइना से बाहर निकलना नहीं चाहती, उन्हें एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो मैं हूं बजैदी और आज का सबसे बड़ा सवाल इतना है कि क्या चाइना की स्लो डाउन जो है वो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक वार्निंग सिग्नल है या भारत के लिए उसे भर देता है। और सवाल से बहुत